एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सीलरेशन जनरेट किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए आज हम उसके आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ या कोई भी अर्थ के जैसी बॉडी, मैसिव बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विथ फोर्स। और जब कभी भी फोर्स आएगा तो 100% कौन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर इसी एक्सीलरेशन की बात की थी, ठीक है। और एक्सीलरेशन किसके द्वारा बात किया था, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी ओर खींचती है तो किस ग्रेविटी के द्वारा खींचती है, या किस एक्सीलरेशन के द्वारा खींचती है, इसी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास आया था G इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल वे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये क्या मतलब हुआ सर, ये मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, और आपको जैसे पता ही होगा कि ये इसके सर्कमफ्रेंस तक मैं जाऊँगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जिसका मास क्या है, m है, उसके मास से हमको लेना देना है नहीं। तो अर्थ जो है इसको जिस एक्सीलरेशन के थ्रू अपनी ओर खींच रही होगी वही एक्सीलरेशन इसका ये होगा, ठीक है। यानी अर्थ के खींचने का जो एक्सीलरेशन होगा, या अर्थ का एक्सीलरेशन जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही होगी वो ये होगा, ठीक है। अब ये तो चीज़ें आ गई थी जहाँ पे हम लोगों ने समझा भी था कि ये कैसे आया था, ओके। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है क्या, कि ये समझना कि भाई ये जो चीज़ें हमने प्रूफ की हैं वो एक्चुअल में तब तक के लिए है जब तक कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसे मान सकता हूँ कि कम हाइट पे है। नहीं समझे सर? जैसे देखिए आप यहाँ से ये जो फॉर्मूला लेके आए हो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है सर, इसके सेंटर से रेडियस के बीच की दूरी को मानते हुए। यानी ये माना जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, इसके अर्थ के सरफेस पे है। अगर मान लो यार ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर दूर हो तब आप इसके अनुसार नहीं लेके चल सकते। तब भाई देखो डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हो, सेंटर से ले रहे हो, और ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लोगे। तो ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जब जाओगे तो रेडियस, इसका अर्थ का जो रेडियस है वो कितना होता है, 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। और ये 6.4 × 10⁶ मीटर है, और 200 किलोमीटर मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे तो किलोमीटर, तो 2 × 10⁵ मीटर लिख सकते हैं, 2 × 10⁵ मीटर लिख सकते हैं। या नॉर्मली अगर ऐसे ले लो यार, 6400 किलोमीटर होता है ये, और ये 200 किलोमीटर, तो अब कितना हो गया, 6600 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया। और आपने किसके लिए प्रूफ किया हुआ है भाई, आपने प्रूफ किया हुआ है 6400 किलोमीटर के लिए प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा 100-200 किलोमीटर का वेरिएशन आएगा तब ये जी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जी वेरी कर रहा होगा। मोटी मोटा अगर हम बात करें, जैसा कि हम सबको पता है कि जी को हम कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। वो क्यों हम लेते हैं ऐसा, क्योंकि हम जी की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये तो कैपिटल जी की वैल्यू लेते हैं हम लोग। मास ऑफ अर्थ कितना लेते हैं, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और रेडियस कितना लेते हैं अर्थ का, तो वो लेंगे हम लोग, यहाँ पे सब मीटर में लेके चलना है तो इसलिए ये मीटर वाली वैल्यू लिख लो, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। और ये पुट करते हैं हम लोग, और ये पुट करने पे हमको जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है कि जो स्मॉल जी होगा वो लगभग बराबर होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपने रेडियस कितना डाला, इतना डाला है, दैट मीन्स आप कितना डाल चुके हो, 6400 किलोमीटर डाले हो।
अगर ये चेंज होगा, अगर ये वेरी होगा, मैंने इसके पिछले वीडियो के अंदर भी जब कैलकुलेशन करवाया था तभी लिखा था कि भाई अगर किसी हाइट पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, किसी हाइट पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, तब उस कंडीशन में वैल्यू चेंज होगी। लेकिन हमने वहां पे देखा था कि हाइट क्या है, मिनिमम है, इतनी मिनिमम है कि अर्थ की रेडियस के मुकाबले वो बहुत छोटी है, तो नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, तब जाके मैं ये लेके आ रहा हूँ। तो मोटी मोटा मैं ये बात जो बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि ये जो वैल्यू है वो अर्थ के कुछ दूरी तक के लिए है, यानी कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है इस ग्रेविटी के थ्रू। तो इस ग्रेविटी के थ्रू जब खींच रही है तो तब तक ही ये इतना लगेगा जब तक ये कुछ हाइट तक रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है ऑब्जेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे है ऑब्जेक्ट और तब खींचा जा रहा है, मतलब 200-300 किलोमीटर दूर है, तब ये इतनी ग्रेविटी इतने एक्सीलरेशन के साथ नहीं खींचेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन में तब क्या आएगा, चेंज। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो, देखो ये चेंज नहीं होगा भाई, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। सर क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो फिक्स होती है ना, नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जाएगा तो वो चीज़ें तो चेंज हो जाएगी ना। एक्चुअल में हम रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मतलब हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। लेकिन हर बार ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ के सरफेस पे थोड़ी रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है। तो ये जो दूरी है वो चेंज होगी, और हमको ना अर्थ का रेडियस नहीं रखना है, हमको दूरी रखनी है एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस पूरी बात को समराइज करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा R क्या है, तो R है अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस की बात कर रहा है। ओके, कहाँ पे है ये, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी ऑब्जेक्ट है, तो उस दूरी को हमको कंसीडर करना है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको फील कराता हूँ जो बातें मैंने कही हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे 10 kg का ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, ये ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, ऊपर से क्या किया जा रहा है, ड्रॉप गिराया जा रहा है। तो जब गिराया जाएगा तो ये फ्री फॉल के केस में आएगा, और ये एक्चुअल में कितने मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है, या 20 मीटर ऊंचाई पर है, और वहाँ से इसको गिराया जा रहा है। तो अर्थ खींचेगी इसको, 100% खींचेगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, और ये नीचे आ रहा होगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी होगी, शुरुआत में इसकी स्पीड तो 0 रही होगी, 0 रही होगी, यानी शुरुआत में इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्विक क्या लग चुका है, जो ही ये फ्री हुआ, मतलब जहाँ पे रखा था, जो ही वहाँ से हटाया गया, तो जो ही फ्री हुआ इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फोर्स आ गया, दैट मीन्स तुरंत क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, यानी स्पीड में चेंज आएगा। तो ये जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, या अर्थ जो फोर्स लगा रही होगी इसके ऊपर, वो फोर्स हर 1 सेकेंड में, देखिए ये एक्सीलरेशन है ना, ये एक्सीलरेशन क्या बता रहा है कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाएगी तो हर 1 सेकेंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज लेके आएगी। यानी अभी फिलहाल में अगर मैं t = 0 पे देखूं तो स्पीड क्या है, 0, लेकिन अगर हम t = 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद देखें, तब कितना हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड बाद और देखो, यानी दूसरे सेकेंड में देखो, तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। t = 3 सेकेंड बाद देखूंगा मैं तो 30 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड में बॉडी का या इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ओके, ये जानना जरूरी है। ठीक, अच्छा, अगली बार में मैंने 40 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया, 40 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया पहले सेकेंड में, मतलब t = 0 पे जब देखा, तो t = 0 पे तभी भी इसकी भी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। t = 1 पे जाऊंगा तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी,
तब कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 पे जाऊंगा तब इसकी स्पीड 20 मीटर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 पे। कहने का मूल आशय जो है वो ये है कि भाई ऑब्जेक्ट का मास क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारे लिए मेन कौन है, हमारे लिए मेन कौन है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसी के साथ ऐसा नहीं करता कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है तो तुम्हारी स्पीड मैं ज़्यादा कर दूंगा, और तुम्हारी स्पीड तुम्हारा वजन कम है या तुम्हारा मास कम है तो मैं तुमको कम स्पीड में नीचे लेके आऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्ट के मास के अनुसार। किसी भी मास का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसकी स्पीड हमेशा हर सेकेंड में, ये एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी के कारण आ रहा है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। एक फील तो ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन ध्यान दो, ये जो हाइट आपने लिया है ये कितना लिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर लिया है, 50 मीटर ले लिया है। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं 50 मीटर का किसके मुकाबले, 6400 किलोमीटर के मुकाबले, ठीक है, तो इसके मुकाबले ये क्या है, बहुत छोटा है, इट इज़ वेरी लेस देन, हाँ या ना। तो 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना इसके मुकाबले, क्योंकि अर्थ की रेडियस के मुकाबले ये हाइट बहुत कम है, इसलिए मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो इतना रहेगा, यानी इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस आप ले रहे हो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है जब तक हम मीटर में बात कर रहे हैं। एक आध किलोमीटर भी ले लिया तो 6400 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, समझ पा रहे हैं, तो भी अभी बहुत छोटा है, तो वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही चीज़ जो मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ यही कि जब मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे चला जाऊँगा तब उस कंडीशन में ये जो g की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। गहराई में जाओगे तो भी, क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो समझना है हमको वो ये समझना है कि अभी तक देखिए हम फिजिक्स के अंदर लगभग जगहों पे ये देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर हमेशा हम सिर्फ इसको यूज करेंगे, क्योंकि हम इतनी हाइट पे तो जाके चीज़ों को देख नहीं रहे होते हैं। भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर फेंक सकते हैं, अगर मोशन कराते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक तो कराते नहीं है कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है कि नहीं है, तो नॉमिनल हाइट होती है, इसलिए ज़्यादा हम उस पर फोकस नहीं करते हैं और इसी एक्सीलरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको बहुत ऊपर तक जाना हो, बहुत ऊपर तक मतलब आसमान को भी पार करना हो, स्पेस में पहुंचना हो, ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में आप देखोगे भी कि इस चैप्टर के अंदर हम सैटेलाइट की बात कर रहे होंगे, ओके, प्लैनेट की मोशन के बारे में बात करेंगे। क्यों बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर हम चेंज देखेंगे केवल इसी चैप्टर के अंदर, सच बात है, क्योंकि इस बार हम बात करेंगे भी तो आसमान के बाहर की भी बात करेंगे। अदरवाइज पूरे फिजिक्स में हम जो पूरा का पूरा फिजिक्स से कहाँ लगा रहे होते हैं, धरती पे लगा रहे होते हैं, और धरती पे लगा रहे होते हैं तो 100 मीटर 200 मीटर इतने के रेंज में मैक्सिमम हम लेके चल रहे होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ग्रेविटी हमेशा हम इतना कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि हमारी ये जो ग्रेविटी है, सॉरी ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। वो किसके अनुसार चल रहा है, इसके अनुसार। अगर ये चेंज होगा तो इसमें फ़र्क आएगा, क्लियर है, इसमें चेंज होगा तो इसमें भी फ़र्क आएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि किस किस तरीके से वेरिएशन आता है ग्रेविटी के अंदर। इसको मैं मिटाऊं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए देखिएगा, अब मैं देखूंगा वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू फर्स्ट हाइट। अगर मैं एक कंसिडरेबल हाइट पे जाता हूं तब, सेकेंड डेप्थ, थर्ड लैटिट्यूड। अच्छा, हाइट की जगह पे आपको एल्टीट्यूड भी मिल जाएगा, ओके। तो एल्टीट्यूड का भी मतलब आपको समझना क्या है, हाइट की बात कर रहा है, ओके। और
याद क्या रखेंगे कि जो जी होता है, जैसा कि मैंने बोला अभी जी, अभी इसको यहाँ पे याद रखेंगे, जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है आप सबको पता है, आर किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी है। ठीक है, अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, नॉट टू अदर प्लैनेट। ओके, अदर प्लैनेट की भी बात करेंगे, पहले ये खत्म कर लेंगे तो आप हमें बता दीजिएगा कि एक बार अदर प्लैनेट की भी बात कर लें। ओके, तो अलग अलग प्लैनेट्स की भी हम लोग ग्रेविटी को यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन पहले हम अर्थ के अंदर देखते हैं कि अर्थ के ऊपर भी क्या चेंजेस आते हैं, तो हम वो देख रहे हैं। देखो, जो जी होता है वो कम होगा, जी क्या होगा, कम होगा। कब? जब हाइट बढ़ेगी। सीधा सीधा लिखूँ मैं तो जब हाइट बढ़ रही होगी, हाइट बढ़ रही होगी तो जी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ठीक है, डेप्थ की बात करूँ मैं तो अगर जो डेप्थ मेरा बढ़ रहा है, डेप्थ यानी गहराई, अगर हम बहुत अंदर जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो भी क्या होगी, जी की वैल्यू घटेगी। और लैटिट्यूड की कहानी तो आपको पता ही है। लैटिट्यूड मतलब आप सिंपल यहाँ पे दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो आप याद रखेंगे पोल और दूसरा रखेंगे इक्वेटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जाके समझेंगे। यहाँ पे हमको ये पता है कि पोल पे मैक्सिमम होता है ग्रेविटी, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होता है, पोल पे, और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम ग्रेविटी होता है। ठीक है, मिनिमम ग्रेविटी कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, सबसे कम। यानी अर्थ के किस हिस्से में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेविटी कम है, ना मैं ऊपर जाऊँ ना मैं नीचे जाऊँ, अर्थ पे ही रह के मैं पता करना चाहूँ कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल पे। ठीक है ना, और यही कारण बनता है कि जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कुछ भी जो लॉन्च करते हैं वो कहाँ से लॉन्च करते हैं, इक्वेटर के पास। ठीक है, पोल से नहीं लॉन्च करते हम। ठीक है, इसको भी हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भैया कैसे हाइट से चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी हाइट के कारण कैसे ग्रेविटी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये भी एक कारण आप बता सकते हो, है ना। आपके मन में ये चल रहा होगा कि जितना हम ऊपर चलते जाएंगे उतना ही धरती के खींचने की जो क्षमता है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो जब नीचे आ रहा होगा तो उतनी स्पीड से नहीं आ पाएगा, जब बहुत ज़्यादा ऊपर हम चले जाएंगे तो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे भाई, देखेंगे कि कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। अब समझिएगा क्या होगा यहाँ पे। मेनली होता क्या है कि अभी जस्ट हमने बताया, जस्ट करके हमने बहुत कुछ बता दिया आपको। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है और मेरा ऑब्जेक्ट जो है एक कंसिडरेबल हाइट पे है। कितने हाइट पे है, कंसिडरेबल हाइट है, कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा का मतलब ये मत फिर से समझिएगा 100-200 मीटर के लिए मैंने बात कर ली है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इतनी हाइट है कि भैया कम से कम 200-300 किलोमीटर है, जो 6400 किलोमीटर से कंपैरिजन करने लायक है। ठीक है ना, अब इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, ज़्यादा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ तक काम कर रही है, इससे भी ऊपर h हाइट तक है। ठीक है, मेरी जो ग्रेविटी इसके पहले होती थी, मेरी ग्रेविटी कितनी होती थी, ठीक है ना, पहले जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता था, सरफेस के पास या एक मिनिमम हाइट पे रहता था, या ऐसे मान सकता हूँ कि ऐसे हाइट पे जो कंसिडरेबल नहीं थी। ठीक है ना, 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में, तब उस कंडीशन में हम जो जी लेते थे वो कितना लेते थे, कैपिटल जी ME/RE स्क्वायर, ये लेते थे पहले। लेकिन अब चेंज हो गया ना, अब तो चेंज हो गया, क्योंकि हाइट क्या ले ली मैंने, अच्छी खासी हाइट ले ली, ऑब्जेक्ट अच्छी खासी हाइट पे आ चुका है। तब ये जी सेम रहेगा नहीं, क्योंकि जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। भाई ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, उल्टा रिलेशन भी दिख रहा है, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे ये बढ़ेगा, यही चल रहा होता है। तो अभी क्या होगा, इसको जी डैश ले लो, जी डैश और कैपिटल जी ME/, अब क्या होगा, दूरी कितनी होगी, तो सर पहले इतनी ही दूरी लेते थे हम, इसके ऊपर लेते ही नहीं थे, लेकिन अभी इसको लेना पड़ेगा ना भाई। तो ये दूरी और ये दूरी पूरी लेनी पड़ेगी भाई। अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो रही है सर, RE +
एच, और ये नहीं हो रही है, और जो भी दूरी है उसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर लो। किसको ओपन कर लो? इसको ओपन किया जा सकता है, यस और नो? कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, मतलब ईजी करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे 1 से, 2 में डिवाइड कर देंगे 1 से। ये है 2, ये है 1, डिवाइड कर दो, जी डैश अपॉन जी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होगा भाई, सॉरी आर ई प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि जी डैश को पहले रखना है ना, तो ये जी डैश यानी सेकेंड को ऊपर रखना है, और मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिवाइड है तो इसको पलट के रख लो, आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई। ठीक है, क्लियर है? अब जी एम ई से जी एम ई क्या हो गया, कैंसिल। क्या मेरे पास आ गया सर, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आ गया आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आर ई के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ऊपर से और नीचे से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर ई का स्क्वायर, भाई ऊपर से लेने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आर ई का स्क्वायर, नीचे से भी ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल। आर ई का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई पूरे का स्क्वायर, कुछ ये बचेगा। फिर ये कैसे आ गया, देखिए मेनली होता क्या है, जैसे देखिए मेरे पास एक्स ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, इस ए प्लस बी में से मैंने बी कॉमन ले लिया, क्या मान लिया अपने पास से, बी, तो बी वही देगा जिसके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से देगा, तो वो पहले लेके आएगा तब ना देगा। जैसे इस ए से अगर मैं बी मांगूँ तो है ही नहीं, सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने पास लेके आएगा, तो ये ए क्या करेगा, बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लेगा अपने में, ताकि बी इसके पास आ जाए, और बगल वाले बी के पास तो बी है ही, अब देने के लिए तैयार है दोनों, बिल्कुल। अब ले लेंगे यहाँ से बी, तो बी ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, मतलब यहाँ पे पहले में ए, लेकिन ये वाला बी तो जाएगा नहीं, ऊपर से ही मैंने निकाला है, तो ए अपॉन बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो जिसके पास होगा वो देगा, और जिसके पास नहीं होगा उस चीज़ को अपॉन में रख लेगा। क्लियर है ना? कॉमन लेते हैं तो याद रखते हैं इन चीज़ों को, ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि आर ई प्लस एच में अगर मैं आर ई को ले रहा हूँ कॉमन, तो ये तो दे देगा, इसके पास नहीं है तो वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, अपॉन में। अब आप कह रहे हैं सर यहाँ पे आपने एक लिया, यहाँ पे आपने स्क्वायर लिया, एक तो लिया नहीं है, तो भाई उस चीज़ को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर में है तो बाहर में आएगी, मतलब बाहर आएगी तो क्या आएगी, स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगी ना, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अरे हाँ ना बोलिए। तो आर ई के स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ चुका है जी डैश अपॉन जी, नीचे तक दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन, हमारे पास है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आ गया यहाँ तक, यस और नो? अभी यहाँ तक भी जो चीज़ें आई हैं इसके आगे भी हमको लेके आना है, क्योंकि अभी भी हम एक ऐसे वैल्यू पे नहीं पहुँचे जहाँ पे हम चीज़ों को एकदम समझ पाए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ा जाए, इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो ये फर्स्ट वाला सेगमेंट था, ये सेकंड वाला, अब थर्ड वाले को देखिएगा। चलिए देखिए मेरे पास आ चुका है जी डैश अपॉन जी, अब इसको ऊपर उठा के फेंक दो तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, मतलब स्क्वायर जो इसकी पावर है वो किस में चले जाएगी, माइनस में, वही यानी 1 प्लस क्या आ जाएगा, एच अपॉन आर ई पूरे पे पावर -2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। मुझे पता है कई लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर बाइनोमियल थ्योरम होता है, ठीक है, सही है। यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम तो लगाऊंगा तो फिर बड़ा लंबा चौड़ा मैटर आ जाएगा, इसलिए मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूँ। अब ये क्यों लगा रहा हूँ, इसका कारण अभी 2 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, सबको पता है कि कभी भी फिजिक्स हो, मैथ हो या कोई भी हो, अगर 2 टर्म आ रहे हैं और उनका एक्सपेंशन करना है, यानी उनके ऊपर पावर है,
नॉर्मली कभी भी हमको इस तरीके से नज़र आ रही है, कोई भी फंक्शन या कोई भी टर्म इस तरीके से नज़र आ रहा है कि a प्लस बी और उस पूरे पे पावर क्या है n है, तो इसका एक्सपेंशन हम किसकी सहायता से करते हैं? इसका एक्सपेंशन करने के लिए जो हमारे पास मैकेनिज्म है या जो मतलब सपोज कर लीजिए शक्ति है हमारे पास, मैथ ने हमको जो दी है वो है बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, यहाँ भी वही लगाएंगे। बस मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, क्यों बोला अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही दिख रहा है, दो टर्म है, इसके ऊपर पावर है, पावर यहाँ पे है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, यानी जैसे जैसे देखा जाए, ऐसे जैसे देखा जाए तो सेम टू सेम ऐसे ही तो है, हाँ या ना। a प्लस बी, उसके ऊपर इस यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर -2 है, तो यहाँ भी बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, ताकि आप उसको समझ पाएँ। ठीक है, मैं आपको जितना समझा रहा हूँ उतना थोड़ा सा समझिएगा। नॉर्मली फिजिक्स के अंदर होता क्या है, इन फिजिक्स, और ये एक्चुअल में यहीं से आया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम से। तो फिजिक्स के अंदर होता क्या है, जैसे ये यार देखो, ये हाइट है और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ऐसे अगर देखो, जैसे a प्लस बी पे पावर n दिख रहा है, a प्लस बी पे पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा। सपोज कर लो a क्या है, सपोज कर लो a1 है, b क्या है, x है, a1 है, b क्या है, x है, तो क्या बनेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स पे पावर n, 1 प्लस एक्स पे पावर n, ऐसे बन जाएगा, हाँ या ना। और मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहता हूँ। तो फिजिक्स के अंदर देखा जाता है कि जब कभी भी x जो है मेरा, x इफ x वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत छोटा है, 1 से क्या हो, छोटा हो, अगर मेरा x लेस देन हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, किससे, 1 से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में डायरेक्टली 1 प्लस इस n को नीचे बुला लेते हैं और nx लिख देते हैं, सीधा सीधा खत्म। ये जो बात बोली है बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, नहीं तो फिर ख़त्म है यहाँ से। आप एक बार पूरा मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इधर कहीं जगह ही नहीं है कि मैं इसको समझाऊँ। ठीक है, इसको आप नोट करिए फटाक से। चलिए देखते हैं हम इधर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, इसको मिटा रहा हूँ तब मैं समझा रहा हूँ। देखिए, नॉर्मली फिजिक्स के अंदर यही होता है क्या, कि अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स है, इस पर पावर n लिखी गई है, कोई भी टर्म ऐसे नज़र आ रहा है, और ये जो मेरा x है वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, किससे, 1 से, बहुत छोटा है 1 से, तो उस कंडीशन में ये जो पावर है वही कहाँ पे आ जाती है, बगल में, और ये मिल जाता है हमको 1 प्लस एन एक्स, और यही इसका क्या हो जाता है, आंसर, सीधा सीधा। ठीक है, अदरवाइज आप पूरा यहाँ पे लगाने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला, अप्रॉक्सीमेशन, ये अप्रॉक्स वैल्यू देता है, क्या देता है, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ही लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अप्रॉक्सीमेशन लिया है। क्या लिया है, अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे जो मैं वैल्यू यूज करूँगा वो अप्रॉक्स उसकी होगी। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही करेंगे। ओके, आई बात समझ में। तो हमारे पास भी सेम कहानी तो चल रही है ना भाई। हमारे पास देखा जाए, अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे a प्लस बी का, a प्लस बी पे पावर n का इससे, तो क्या मुझे मिल रहा है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या मिल रही है, h/re मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो यानी क्या बन रहा है, अगर देखा जाए तो पहले b की जगह पे हमारे पास क्या था, x था, b की जगह पे क्या था, x था, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, ये आ चुका है। दैट मीन्स x की जगह पे हमको क्या मिल चुका है, h/re मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, मिल चुका है, x की जगह पे h/re मिल चुका है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा h/re के बारे में। re क्या है भैया, 6400 किलोमीटर, हाँ या ना। h आपने लिया, h आपने लगभग ऐसे ले लिया कि 200 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलो 100 किलोमीटर ले लिया, नॉर्मली ऐसे 100 किलोमीटर, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या आएगा मेरे पास, 1/64, और 64 से 1 में डिवाइड करूंगा तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, हाँ या ना। 64 से 1 में डिवाइड करो तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। बहुत छोटी वैल्यू मतलब 1 से बहुत छोटा है कि नहीं है, यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है, यस और नो। यानी h/re इज वेरी लेस देन 1, और अगर ऐसी स्थिति बन गई तब हम ये वाली बात को फॉलो करेंगे।
ठीक है, 1 + nx। क्लियर है? सेम कहानी यहाँ पे लगाएंगे, काम खत्म कर देंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट? और डाउट कहाँ पे? मैंने ऐसे ही अपने मन से कंसीडर किया कि मैं 100 किलोमीटर की हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा हूँ। 200 किलोमीटर की हाइट पे रख लोगे तो भी 1 से छोटा ही आएगा। देख लो, 200 किलोमीटर रख लिया, 6400 किलोमीटर है। देखो यहाँ भी किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। इसका कितना हो गया? 1/32। 32 से भी तो 1 में डिवाइड करूँगा तो भी तो बहुत छोटा पार्ट आएगा, 1 से तभी भी तो बहुत छोटा आएगा। तो हर कंडीशन में हमको क्या नज़र आ रहा है? बहुत छोटा है ये वाला पोर्शन 1 से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सीधा सीधा वही ले लेंगे। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हमको क्या मिलेगा? G डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - 2h/RE। ठीक है, हाँ या ना? वो जो पावर और थी खत्म। क्लियर है? वही पावर तो बगल में आ गई है। ठीक है, मेरी पावर क्या थी यहाँ पे? -2। तो -2 जब आएगा तो ये प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगा? माइनस में। क्लियर है? बिल्कुल। अब इस जी को उधर भेज दो, भेज देंगे तो क्या मिल गया हमको? G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 - 2h/RE हो गया। और ये हमको एक रिजल्ट निकला, यानी एक रिजल्ट मिला। किस चीज़ का रिजल्ट मिला है? कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक कंसिडरेबल हाइट पे लेके जाएंगे तो जो मेरी नई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगी, या जो मेरा एक्सीलरेशन तब होगा, वो G इंटू इतना होगा। अब ध्यान देना, इसकी भी कहानी को समझो, अगर थोड़ा और अच्छे से इसको चाहते हो समझना। तो देखो क्या होगा, G डैश ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, G माइनस क्या होगा? 2GH/RE। यही होगा कि नहीं होगा? होगा। अब थोड़ा समझना क्या हो रहा है। यहाँ पे G है, G क्या है? पहले वाली ग्रेविटी, पहले वाली ग्रेविटी, और इसमें से माइनस हो रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से समझना, इसमें से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है कुछ। थोड़ा अच्छे से फील करना, इसमें से माइनस हो रहा है कुछ। और ये जो माइनस होगी, जो वैल्यू माइनस हो रही है, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रही है? इस पे। ये जो G का अस्तित्व है ना, कम होता जाएगा। ये जो H है अगर बढ़ता जाएगा तो, अगर H 0 कर दिया यानी हाइट 0 है, यानी अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हाइट क्या है तब? 0 है। तो हाइट 0, तो ये पूरी वैल्यू खत्म। तो क्या आ गया? G डैश माइनस G डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? G। यानी कोई चेंज आया? चेंज नहीं आया। लेकिन ज्यों ज्यों हाइट बढ़ेगी उतना ही क्या होने लगेगा? वैल्यू में चेंज आना स्टार्ट। किसकी वैल्यू में? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप आपको फील आ गया होगा कि क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, और ये फार्मूला भी आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, 2GH। अब आप ना अपने मन से हाइट को रखते जाइएगा और चेक करते जाइएगा तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। यानी किसी ऑब्जेक्ट को पकड़िएगा, मत पकड़िए, माइंड में पकड़िए और हाइट बढ़ाते जाइए उसकी। जैसे कि आप उसकी हाइट बढ़ाइए, 10 किलोमीटर पे रख के देखिए कितना ग्रेविटी के अंदर चेंज आ रहा है। 20 किलोमीटर पे रख के चेक करिए, 100 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे। तो जितना आप हाइट पे लेते जाओगे उतनी ही ये वैल्यू क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। यानी G डैश की वैल्यू उतनी ही इसके कंपैरिजन में कम आ रही होगी। क्लियर है? हाँ या ना? ये तो दिख रहा है ना घट रही है। तो आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, भैया हाइट बढ़ाने पे क्या होता है? ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। वो पहले भी समझ में आ रहा था और अभी भी इस फॉर्मूले ने भी हमको बता दिया। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले आप इसको भी क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? डेप्थ के ऊपर। तब तक मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं डेप्थ के थ्रू, मतलब अगर हम गहराई में जाते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जा रहा हो, तब किस तरीके से वेरिएशन आएगा G के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि G इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R²। अब ये R है क्या? सर वही है कि ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी। ये मान लेता हूँ कि ये क्या है? अर्थ है। ये अर्थ का क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब तक ऊपर रह रहा है, मतलब यहाँ तक रह रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक रह रहा है। ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस पे है, तो रेडियस कितनी है? RE।
मतलब यहाँ पे दूरी कितनी होगी, अर्थ के रेडियस के बराबर होगी, और तब जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो जी की वैल्यू होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब कहाँ पे हो, अर्थ के सरफेस पे। ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि उतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो चेंज आएगा, ग्रेविटी घटेगी। लेकिन यार अगर नीचे आए तब, नीचे आएगा तो भी तो चेंज आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट ना अर्थ के सेंटर के पास आ रहा है। मान लो इस बार ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख लिया, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे रख लिया, तो अभी क्या हो गई, ये दूरी क्या हो गई, चेंज हो गई कि नहीं हो गई, अभी तो कम हो गई ना भाई, अभी तो 6400 किलोमीटर से भी क्या हो गई, कम। इस बार अर्थ के रेडियस में कमी आ गई, या सीधा सीधा बोलूं तो इस बार दूरी में क्या आई है, कमी। और हम ये जानते हैं कि अगर दूरी कम होगी तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़नी चाहिए ना। मैं अगर अर्थ के नीचे जा रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, रेडियस घट रहा है, रेडियस छोड़ो, डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने अभी इसके पहले क्या बोला कि भाई डेप्थ जितना बढ़ेगा, यानी जितनी हम गहराई में जाएंगे, जितना अर्थ के नीचे जाएंगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या कम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होगा। क्या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए? लेकिन मैंने इसको बोला हुआ है और यही 100% सही है, समझ पा रहे हैं? यानी जितनी आप गहराई में जाते हो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उतना ही क्या होता जाता है, कम। तो अब ऐसा क्यों होता है, कितने लोग बता सकते हैं ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कम हो रहा है, जबकि हमको तो ये दिख रहा है और ऐसा होना भी चाहिए कि भाई दूरी घटने पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, बता सकते हैं आप लोग? नहीं पता? चलिए समझिए इसका कारण क्या है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। ये जी आया कहाँ से, अब पकड़िएगा। जी आया था कैपिटल जी me/RE²। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जी आया था कैपिटल जी me/RA²। हमने देखा ये चेंज हो रहा है तो इसके कारण ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। कैसे? जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो ये पूरा का पूरा मास, ध्यान से समझना, पूरा अर्थ है ना, इस पूरे अर्थ के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, ये सब के सब मिलके क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा नो। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब इसको मैं एक पॉइंट मास मान लेता हूँ, पॉइंट मास मान लिया A, ठीक है। तो इस पॉइंट मास पे केवल और केवल इतने ही पार्टिकल क्या कर पाएंगे, खींच पाएंगे। क्या ये वाले पार्टिकल खींचेंगे नीचे की ओर? ये वाले नहीं ना खींचेंगे भाई। अर्थ का सेंटर अभी ये है, अर्थ यहाँ से खींच रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल मौजूद है, तो ये ऊपर वाले तो नहीं ना खींचेंगे। अब कौन खींच रहा होगा, सिर्फ इतने ही लोग तो खींच रहे होंगे, यहाँ के पार्टिकल, इतने ही तो पार्टिकल खींच पाएंगे अब इसको। तो यानी इस कंडीशन में मैं देखूं तो जब मैं गहराई में जा रहा हूं तो क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है भाई, इसके पार्टिकल की संख्या क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। यानी मास ऑफ अर्थ में क्या आ गया, चेंज। मास ऑफ अर्थ में चेंज आ गया कि नहीं आ गया। यानी अर्थ का जो द्रव्यमान है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और अर्थ का द्रव्यमान घटा कि बढ़ा, घटा, तो घटा ना, तो घटा, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी घटा है। सच पा रहे हो? यानी इस बार किसका तगड़ा इफेक्ट पड़ा, इसका नहीं, ये इसके द्वारा भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बढ़ाने का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बढ़ाने का, ये घटाने का। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा ही घट जा रहा है। समझ पा रहे हो? 2 मीटर भी अंदर जा रहा हूं तो सोचो कितनी बड़ी पृथ्वी है कि नहीं है। तो 2 मीटर अंदर भी चला गया तो 2 मीटर के पार्टिकल तो अब नहीं लगा पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप समझ में आ रहा होगा अभी। तो ये कहानी हो रही है, ठीक है। तो क्यों गहराई में जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घटता है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पे याद रखो, अभी तक जो रिलेशन लेके चल रहे थे वो सही है, 1/r², इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के भी। ऐसा नो, मास ऑफ अर्थ बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। सच बात है, यस और नो? यहाँ पे रेडियस बढ़ेगा यानी दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इस बार दोनों हो रहा है, ये घट रहा है और ये भी घट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा? मास ऑफ अर्थ का। क्लियर है? हाँ या ना? तो चलिए आप समझते हैं और इसके लिए भी फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो नॉर्मली हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा अर्थ का सेंटर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? यहाँ पे था। अभी कहाँ पे है? यहाँ पे है। जब ये सरफेस पे था, यानी पहले जब था, तब तो जी की वैल्यू कितनी थी? तब जी की वैल्यू थी हमारे पास कैपिटल जी me/r², आया ना? re का स्क्वायर। पहले ये था, इसको इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी कहाँ पे आ गया है? नीचे। कितना नीचे आया है? तो मान लेता हूँ कि इसकी जो गहराई है वो कितनी है? d। कितनी है? d। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दीजिएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना था? re था। यहाँ से लेके यहाँ तक re था, लेकिन हम d डिस्टेंस कहाँ पे आ चुके हैं? नीचे आ चुके हैं। ठीक है, इतना फील तो आ रहा है ना भाई? यानी इतना क्या आ चुके हैं? नीचे। इसका मतलब ये टोटल re था और इतना हम नीचे आ गए, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस है हमारे पास? केवल, यानी अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? सर इसमें से क्या कर दो? d को घटा दो। तो इसका मतलब इस बार भी चेंज आ रहा है, तो यानी फिर से जी डैश लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। और यहाँ पे g, और इस बार ध्यान दो, मास ऑफ अर्थ तो नहीं रहेगा, ये भी क्या आएगा? चेंज होगा, तो यानी me डैश मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल, me डैश अपॉन पूरे के नीचे क्या होगा मेरे पास? re - d का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे? 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? इसको सॉल्व करने से पहले आपको इनकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलना है। भैया ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो रही हैं? चेंज। इसके पहले जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे ही यहाँ पे चलेंगे। हम चाहेंगे पुनः क्या करना? सेकेंड इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे 1 से, तो वैल्यू हमारी फिर से आने वाली हो, मतलब जैसे पहले किया था भाई वैसे ही करना है। करो, सेकेंड में डिवाइड करो, जी डैश अपॉन जी होगा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? जी me डैश अपॉन पूरे के नीचे re - d का होल स्क्वायर होगा, इनटू ये पलट जाएगा और क्या हो जाएगा? re का स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? gme डैश, सॉरी gme, g से g क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन इस बार me से me नहीं कैंसिल होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि ये चेंज है, ये दोनों मास सेम नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में हमको इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा? एक बराबर बताना पड़ेगा, या दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी इनके अंदर, या इनकी जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो हम लोगों को क्या नज़र आए? सिमिलर नज़र आए एक दूसरे के अंदर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मास का अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होता है इसका? अर्थ क्या होता है? कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर है उनका वेट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है उसका एक्चुअल में जो वेट होता है वही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और हम लोगों ने ना अपने जीवन काल में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है? कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। थोड़ा ध्यान देंगे, घनत्व तो मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, ऐसा ना? और अगर हम यहाँ से द्रव्यमान यानी मास की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, यस और नो?
तो मास की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देना है। क्या कर देना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, ध्यान से समझना, वो चेंज कब होता है, जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट की क्या नहीं चेंज होती है, डेंसिटी। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ की डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अर्थ की क्या नहीं चेंज होगी, डेंसिटी। क्या चेंज होगा, और उस वॉल्यूम के चेंज होने के कारण क्या होगा, मास चेंज होगा। ठीक है। यहाँ तक अगर आपने समझा है तो मैं इस पूरे चीज़ को, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो बना हुआ है, इसको मैं यहीं पे छोड़ूंगा, पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा फिर यहाँ पे आऊँगा, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो इसको यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि हमारी कहानी यहाँ पे फंस चुकी है। तो पहले मैं इन लोगों को निकाल के लेके आऊँगा, तब आगे बढ़ूँगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, पहले की कहानी में क्या था, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। और पहले की कहानी पहले देखिए, पहले हम पूरा का पूरा ले रहे थे, पूरा का पूरा ले रहे थे, पूरा का पूरा अर्थ ले रहे थे। तो पूरा का पूरा अर्थ है, तो इस पूरे अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो ये क्या है, अर्थ कैसा होता है सर, स्फेरिक होता है, हाँ है ना। अरे भाई गोला है कि नहीं है, ये अर्थ एक गोला है, स्फेयर है। और स्फेयर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, पाई आर क्यू, सॉरी एच होता ही नहीं है, पाई आर क्यू होता है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/3 पाई आर की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना है, आर ई है, जो रेडियस होगा वही तो लूँगा, तो आर ई का क्यू होगा कि नहीं होगा। ये वॉल्यूम कब का है, पहले का है, समझ पा रहे हो। अच्छा, डेंसिटी कितनी रही होगी पहले, सर डेंसिटी मान लेता हूँ कितनी रही होगी, रो, कितना होगा रो। पहले ध्यान से समझना, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, अपने मन से मान लो x, ठीक है, x तो मान सकते हो ना भाई। फिजिक्स और मैथ के अंदर ये बोला गया कि कुछ नहीं आ रहा है, मान लो x, ठीक है, क्योंकि इस x से हमको लेना देना है नहीं, बाद में इसको खत्म ही हो जाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मैंने मान लिया कि पहले अर्थ की जो डेंसिटी है वो कितनी है, x है। तो इस कंडीशन में अगर मैं ध्यान से देखूं मास, ये पहले वाली कहानी चल रही है, मास ऑफ अर्थ, तो कितना होगा सर, वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है भाई, डेंसिटी है x, वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यू, हाँ या ना। तो ये बन गया पहले का कहानी। अब की कहानी थोड़ा देखना, अब चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, अब मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, हाँ या ना। इतना भाग क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो इतने ही दूर का मास लूँगा ना, इतने दूर का मास तो हमारे लिए वेस्ट है भाई। इतना ही दूर का मास क्या कर रहा है, खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है भाई, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, आर ई था, लेकिन इतना क्या है, डी कम हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है, आर ई माइनस डी, हाँ या ना। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या होगा सर, वॉल्यूम यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 4/3 पाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी का होल क्यूब, होगा कि नहीं होगा। डेंसिटी अब कितना होगा सर, डेंसिटी चेंज नहीं होता है, डेंसिटी जो पहले था अभी भी उतना ही होगा। तो डेंसिटी अभी भी कितना होगा, x, पहले x था तो अभी भी x, क्लियर है। अब मास ऑफ अर्थ निकालूं, तब मास ऑफ अर्थ, अब मास ऑफ अर्थ निकालोगे तो क्या मिलेगा सर, वो मिलेगा हमको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही करते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब x इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है, सॉरी होल क्यूब, क्लियर है। ये एक्चुअल में जो आया है, ये जानते हैं क्या है, ये है आपका एम ई, क्या है एम ई, और ये जो आया है वो क्या है एम ई डैश, क्लियर है कि नहीं है। तो हमको मिल गया एम ई डैश और एम ई मिल गया। अब मैं इस चीज़ को कहाँ ले जाके रखूँगा, जहाँ पे छोड़ के आया हूँ, समझ में आया कि नहीं आया अभी, क्लियर है। चलिए रखा जाए उसको, इसको मैं मिटा दूँ अभी, इस वाले को। तो मेरे पास आया था जी डैश अपॉन जी और जी एम ई डैश,
अपॉन पूरे के नीचे आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे जी एम ई। जहाँ एम ई डैश और एम ई नज़र आ रहा है बस वहीं पर उन चीज़ों को पुट कर देना है। तो क्या होगा, जी से जी तो कैंसिल आउट हो गया था ना भाई, जी को हटा दो, जगह है ही नहीं हमारे पास कि हम एक्स्ट्रा किसी को रखें। ठीक है, तो चलो देखो एम ई डैश की वैल्यू कितनी आई है, ये रही x इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब होगा अपॉन पूरे के नीचे आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा x इंटू 4/3 पाई आर ई का स्क्वायर होगा, सॉरी क्यू है, क्यू आर ई का क्यू। अब थोड़ा ध्यान देना, x से x कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर से आर ई माइनस डी का होल क्यूब कैंसिल। यस और नो, पूरा नहीं कैंसिल हुआ है, एक बचा है। और आर ई स्क्वायर से 3 ठो है तो 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा है मेरे पास, मेरे पास बचा है आर ई माइनस डी अपॉन पूरे के नीचे आर ई, यही बचा है, यही बचा है ना। ये किसकी वैल्यू है, जी डैश अपॉन जी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जी को उधर भेज दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन, यहाँ पे अगर इसको सही तरीके से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यस आर नो, हो जाएगा। ये कैसे जादू हुआ, तो बारी बारी दे दो, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, भाई इसका डिनोमिनेटर है ना, दोनों का डिनोमिनेटर है ये, तो इसके लिए भी यूज होगा इसके लिए भी यूज होगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता था आर ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से भी दिख रहा है कुछ, यस आर नो, जितना गहराई बढ़ेगी फिर से जी से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो वही हो रही है कि नहीं हो रही है, जहाँ यस था वहाँ पे क्या आ चुका है, जी डी आ चुका है, क्या आ चुका है, डी। जितना डेप्थ बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे एक स्टेप और कर ही लो, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर ई। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ से क्या नज़र आया कि भैया डेप्थ जितनी बढ़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही घटे। क्लियर है, क्यों होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छी बात है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि कैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर वेरिएशन आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यही पेंट करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पोल और इक्वेटर के बारे में जानेंगे और अनोखी बातें जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।